तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर अब आ रहा है क्या टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन होकर के। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टैली ERP9 को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद अभी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड कर रहे हैं, ये हमारी लाइसेंस वाली टैली नहीं है, तो आप एजुकेशनल मोड वाली टैली यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है जी। तो एजुकेशनल मोड में हम क्या क्या सीखेंगे, हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको टैली में काम करना है तो आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। यू नीड टू जस्ट क्रिएट अ कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। जब आप पहली बार टैली ओपन करेंगे, बिल्कुल रॉ टैली होगी, कोई भी डाटा नहीं होगा उसमें, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपसे सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट ये ऑप्शंस आएंगे। तो आप सबसे पहले जाएंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर, इस पर आप एंटर करेंगे। कंपनी क्रिएट जैसे ही आप ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें एक एक करके सारे पाथ्स को, सारे ऑप्शंस को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपका पूछता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मींस पाथ, जहां पर ये आपका टैली का जो डाटा है वो सेव हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, डी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, सी ड्राइव में, और या फिर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर पाथ आ रहा है वो भी रहने दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर नेम पूछता है, आपके बिजनेस का नाम या आपके क्लाइंट्स जो हैं उन क्लाइंट्स के जो एंटरप्राइज है या फिर उनके जो बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं उनके क्या नाम है। तो क्लाइंट का डाटा अगर आप बना रहे हैं टैली में तो क्लाइंट की जो कंपनी है या जो उसका बिजनेस है उसका आप यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। और अगर आपकी खुद का बिजनेस है, आप खुद टैली ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ डाल सकते हैं इजिली। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ डाल लेता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। फिर ये मेलिंग नेम पूछता है, मेलिंग नेम ये ऑटोमेटिकली वही नाम ले लेगा जो आपने नेम दिया है। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या जो भी आपका प्लेस ऑफ ऑपरेशन होगा वो एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। मेरे केस में जैसे कि मैं डाल लेता हूँ सेक्टर 2 बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ये हमने डाल लिया। उसके बाद हमसे पूछता है कंट्री। कंट्री क्या है हमारी? इंडिया। तो इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछता है हमारा स्टेट, तो स्टेट डाल लेते हैं हरियाणा। आपके केस में जो भी स्टेट होगा वो आप डाल सकते हैं। फिर पूछता है पिन कोड। पिन कोड में हम डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल 121004, हमारे बल्लभगढ़ का यही पिन कोड है। आपके केस में जो भी पिन कोड होगा आप वो एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपसे कुछ कॉन्टैक्ट की डिटेल्स पूछता है, जैसे कि फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, वट एवर यू वॉन्ट, यू विल फीड द इंफॉर्मेशंस। मैं अभी इनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से पूछता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? तो मेरे केस में अभी हम 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके केस में हो सकता है ये 1 अप्रैल 2022 से हो सकता है 1 अप्रैल 2021 से हो। ठीक है जी। जो भी होगा आप यहाँ से वो चूज कर लेंगे। बुक्स कब से आप बनाने स्टार्ट कर रहे हैं? मैं तो 1 अप्रैल 2021 से, जिस दिन मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसी दिन से मेरा बुक्स भी बननी चालू हो गई। यहाँ पर पूछता है टैली वॉल्ट, ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हम पूरा ब्रीफली समझेंगे आगे। अभी जस्ट मैं आपको क्रिएट कंपनी जो पूरा प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल जैसा कि नाम है तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हम सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे कि टैली में पासवर्ड लगाना या फिर कोई और एडवांस लेवल के पासवर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम, जैसे कुछ यूजर्स को हम क्या क्या चीज अलाउ करना चाहते हैं, क्या क्या डिसअलाउ करना चाहते हैं कि वो उन डाटा को हमें चेक ना कर सके, तो वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। अभी मैं इनको भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमसे पूछता है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल मतलब जो हमारी करेंसी है वो रुपीज में होगी, डॉलर्स में होगी, पाउंड्स में होगी, जापानीज येन में होगी, तो जो भी करेंसी होगी। हमारे केस में रुपीज है तो हम रुपीज रहने देते हैं, फॉर्मल नेम इंडियन नेशनल रुपीज रहने देते हैं। यहाँ पर यह पूछता है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर अमाउंट में सिंबल लगाना है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं या फिर नो भी रहने देते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप लगा सकते हैं। उसके बाद स्पेस डालना है अमाउंट और सिंबल के बीच में, हाँ जी बिल्कुल डालना है। उसके बाद मिलियंस में दिखाए, नहीं हमें तो लैक्स और रुपीज में ही दिखाए, तो नो रहने देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब मान लीजिए जैसे आपका अमाउंट आया
878.50 यानी कि 878 रुपए 50 पैसे। अगर इस तरह से आपका अमाउंट आता है तो कितने डेसिमल तक बोले, 2 डेसिमल तक, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक बोले डेसिमल के बाद, या फिर 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, जहां भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो 2 डेसिमल रहने देते हैं अभी, और जो पैसे आएंगे वो पैसे में ही आए, यानी डेसिमल के बाद जो अमाउंट आएगा वो पैसे में, ये हमें साफ साफ बताए। नंबर ऑफ डेसिमल कितना होगा, 2। ओके, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जैसे ही आप सेट करेंगे तो यहां पर आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी गेटवे ऑफ टैली के नाम से। अगर आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहां पर आपको करंट पीरियड दिखाई देगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, और करंट डेट ये जो दिखा रहा है वो 1 अप्रैल 2021 की दिखा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे नेम ऑफ कंपनी क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी कोई भी वाउचर हमने एंटर नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक है, हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं करी है। अगर आप राइट साइड में देखें तो आपको दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम टैली में काम करते हैं वो सारा का सारा यही गेटवे ऑफ टैली के जो ऑप्शंस हैं इन्हीं में होता है। अगर ये आपको सारे आ गए तो आपको टैली आ गई, आप बन गए टैली के एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले मास्टर्स ऑप्शन होता है। मास्टर्स में अकाउंट इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, इनके अलावा कुछ एडवांस भी होते हैं वो ओपन करने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स में 2 हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर। अभी फिलहाल 2 हैं, और भी खुलेंगे इसमें आगे एडवांस में। यूटिलिटीज में इंपोर्ट ऑफ डाटा है, देन बैंकिंग है, और रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में क्या क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले। उसके बाद क्विट। क्विट क्या है, आपको पता है टैली कभी भी माउस से हम जैसे और दूसरी फाइल्स जो होती हैं जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कोई भी अदर फाइल है, उसको हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक रेड कलर का एरो आता है और रेड कलर का एक क्रॉस आता है, उस पर क्लोज कर देते हैं तो पूरी विंडो शट हो जाती है। लेकिन हमारी टैली में माउस का तो यूज है ही नहीं, तो माउस को तो आप अलग रख दीजिए, और यहां से टैली बंद होगी नहीं। तो आप यहां तो या तो क्या करेंगे, क्विट पर आएंगे, या फिर एस्केप करेंगे। एस्केप जैसे ही करेंगे तो यहां से आपसे पूछेगा क्विट, अगर यस करना है तो यस कीजिए, या नहीं नो करना है तो नो कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी कंपनी क्रिएशन की वीडियो, एक बार फिर से देखें और कंपनी क्रिएट करना सीख। अब हम लोगों को सीखना है क्या, कि अगर हमने कंपनी क्रिएट कर ली और वो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें पता चला कि हमसे कोई इंफॉर्मेशन गलत डल गई है, या फिर कंपनी क्रिएट करने के बाद आप लोग उस कंपनी की इंफॉर्मेशन में जो आपने कंपनी क्रिएट करी है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, या फिर आपकी कंपनी का एड्रेस, या फिर आपकी कंपनी का फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को ऑल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी को ऑल्टर करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट F3। क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट F3, शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F3। जैसे ही आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी और शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, देन आपको दिखाई देगा क्या, आपको दिखाई देगा यहां पर एक ऑल्टर का ऑप्शन। क्या ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल्टर। तो जैसे ही आपको ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑल्टर का ऑप्शन। जैसे ही ऑल्टर का ऑप्शन दिखेगा आप ऑल्टर पे एंटर करेंगे। आपको किस कंपनी के ऑल्टरेशन करना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो हमने अभी बनाई थी उसी में। यहाँ पर फिर से आप देख रहे होंगे कि जो हमने क्रिएट करी थी कंपनी उसी टाइप का कुछ विंडो हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आ रहा है, तो नाम में हमें चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं। मेलिंग नेम, एड्रेस में चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आपको अपना स्टेट चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, सब कुछ वही चीजें, जो भी आपको चेंज करना होगा वो आप यहाँ से इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और चेंज करने के बाद आप क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, तो आपकी वही इंफॉर्मेशन दोबारा से सेव हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्रीज, सबसे पहले टैली में हम इससे पहले जाएं, टैली में एंट्रीज सीखें, पहले मैं आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारी 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी, कैश डिपॉजिट करना इनटू बैंक अकाउंट। अगर आप अपने कैश को डिपॉजिट कराते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। दूसरा, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो ये भी क्या होती है, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। और तीसरा आता है इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक ट्रांसफर कहने का मतलब क्या है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। आपने अपने एक बैंक अकाउंट से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया
तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज बनेगी। तो बेसिकली 3 तरीके की हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। फर्स्ट इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंड थर्ड वन इज इंटर बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। आई होप आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रखा है इसमें, और उसी से हम टैली में एंट्रीज करना सीखेंगे। टैली में एंट्री करने के लिए आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे पहले ही। मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है ओपन एन अकाउंट इन एसबीआई बैंक। हमने एसबीआई बैंक में एसबीआई अकाउंट हमने एक अकाउंट ओपन किया है विद रुपीज 25,000, 25,000 रुपए लगाकर। देन हमने कैश विड्रॉ कर लिया एसबीआई से 3,000 रुपए। फिर हमने अकाउंट ओपन किया है एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपए से, और फिर कैश डिपॉजिट कराया है हमने एचडीएफसी अकाउंट में 5,000 रुपए, और फिर लास्ट में हमने ट्रांसफर किया है 4,500 रुपए एसबीआई से एचडीएफसी अकाउंट में। तो आप यहां देख रहे होंगे मैंने तीनों ही जो कॉन्ट्रा एंट्रीज अभी मैंने आपको बताई हैं वो तीनों ही मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली ले ली है। तो तीनों ही एंट्रीज को, यानी तीनों तरीके की एंट्रीज को, कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम टैली में एंट्री करेंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से लेजर बनेंगे। तो आप लोग लेजर यहाँ पर ढूंढिए कौन कौन से क्रिएट होंगे। आप कहेंगे सर एक तो एसबीआई का लेजर बनेगा, ठीक है सर। दूसरी एंट्री में एसबीआई यूज हो रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसबीआई हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे। देन आप एचडीएफसी बैंक का लेजर बनाएंगे, हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे। सर एचडीएफसी बैंक का यहाँ भी बनेगा क्या? नहीं, हमने पहले ही बना लिया। फिर लास्ट वाली एंट्री में किसी का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि एसबीआई का हम बना चुके हैं और एचडीएफसी का भी हम बना चुके हैं। कैश का हमें कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टैली के अंदर कैश का लेजर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टैली की स्क्रीन पर। टैली में आपको यहां पर जाना है सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आप जाएंगे लेजर पर, लेजर पर जाएंगे और यहां पर लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर पर जैसे जाएंगे क्रिएट आप प्रेस करेंगे, क्रिएट पर एंटर करेंगे तो यहां पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहां पर आप अपने लेजर का नाम लिखेंगे, जैसे कि एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट का मैं पहला लेजर बना रहा हूं। अंडर ग्रुप ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। कहां पर जाएगा? बैंक अकाउंट। जैसे ही आप बैंक अकाउंट लेंगे, एसबीआई मेरा क्या है? बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक अकाउंट लेंगे और जैसे ही आप बैंक अकाउंट लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके बैंक से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या पूछता है? सबसे पहले पूछता है आपके अकाउंट होल्डर नेम। तो हमारी कंपनी का ही है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ही आएगा। अकाउंट नंबर आप जो भी यहाँ पर अकाउंट नंबर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे ही ले लिया है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो डालेंगे। आईएफएससी कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने बैंक का, और जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे वैसे ही आपका बैंक का नेम भी आने लगेगा। ब्रांच आप डाल सकते हैं कि आपकी ब्रांच कौन सी है। उसके बाद में ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये एडवांस लेवल का है, ये हम आगे समझेंगे। अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ। देन आप एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है जी। हरियाणा ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस अभी हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अभी रिसेंटली अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं एसबीआई के अंदर। इसको करा देते हैं एक्सेप्ट। ये मेरा एक अकाउंट बन गया एसबीआई का। एक अकाउंट और बना लेते हैं हम, क्या? एचडीएफसी बैंक अकाउंट। एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ये भी मेरा बैंक अकाउंट है। अकाउंट होल्डर नेम सेम आएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डाल लेते हैं कोई भी, ऐसे ही मैंने सपोज कुछ भी एग्जांपल के लिए डाल लिया। आईएफएससी कोड डाल लेंगे आप अपने एचडीएफसी बैंक का, और जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे आप यहाँ पर बैंक का नेम भी आ जाएगा, ब्रांच आप डाल सकते हैं। देन हम इसको फर्दर एक्सेप्ट करा लेते हैं। आई होप आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना आ गया होगा। उसके बाद एस्केप प्रेस करें। एस्केप प्रेस करके बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं, बिल्कुल बाहर। यहां पर अब हमें एंट्रीज करनी है तो हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, आप कहां पर होंगे मैं बता देता हूं। आप जाएंगे F5 पेमेंट पर, आप यहां पर होंगे इस समय। आपको प्रेस करना है F4। अगर आपके पास पहले से ही कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है, जैसे मेरे केस में था, तो आप बहुत ही बढ़िया, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप किसी और वाउचर पे हैं, पेमेंट रिसीप्ट या किसी भी वाउचर पे हैं, तो आप F4 प्रेस करेंगे। F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर।
अब यहां पर पूछता है आपसे क्रेडिट। अब हम पहले अपनी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। पहला मेरा क्या था, पहली ट्रांजेक्शन, ओपन द बैंक अकाउंट इन SBI विद ₹25,000, 25,000 रुपए हमने जमा कराए SBI में। तो आप एंट्री समझ लेते हैं। एंट्री की बात करें तो आप कहेंगे सर SBI में पैसा आ रहा है तो SBI तो डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया जी सर। तो फिर से हम टैली पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश। ओके, कितने रुपए सर, 25,000। फिर पूछता है डेबिट, डेबिट क्या होगा, SBI। क्या होगा, SBI। जैसे ही आप SBI अकाउंट लेंगे तो यहाँ पर 25,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कैश जमा करा रहे हैं, हाँ जी सर कैश जमा करा रहे हैं। 2000 के कितने कितने नोट थे, तो ये सारे आपको बताने पड़ेंगे। तो मैं 2000 के ले लेता हूँ 12 नोट, और उसके बाद 1000 का तो अब बैन हो चुका है, 500 के ले लेता हूँ मैं 2 नोट। तो हो गए टोटल हमारे 25,000। ठीक है जी। यहाँ पर आप बैंक का नाम वगैरह डाल सकते हैं, नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग अकाउंट ओपन्ड इन SBI। ठीक है जी। और इसको मैं करा देता हूं एक्सेप्ट। पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी पर चलते हैं। दूसरी क्या कहता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI अकाउंट 3,000 रुपए। SBI से पैसे निकाल लिए हमने, तो हमारे पास कैश आएगा और SBI से पैसे जाएंगे। तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, और SBI से पैसे जा रहे हैं तो SBI क्रेडिट होगा। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट। चलिए, आपसे क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा वाउचर में ही करेंगे। क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट क्या होगा इस बार, SBI। क्लियर, SBI क्रेडिट होगा। हाँ जी सर, कितने रुपए से होगा सर, 3,000 रुपए से होगा। और कैसे पैसे निकालेंगे, या तो आप ATM वगैरह से निकालेंगे या फिर चेक से अमाउंट निकाला होगा आपने। ठीक है, तो अभी मैं चेक ले लेता हूं, और उसके बाद उस चेक का जो नंबर होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूं। तो जो भी मेरे चेक का नंबर होगा मैं यहाँ डाल सकता हूं। फिर मेरे से पूछ रहा है डेबिट, डेबिट क्या आएगा, कैश। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। ओके, मैं यहाँ पर नरेशन डाल सकता हूँ, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI अकाउंट। क्लियर, हाँ जी सर। और इसे कराते हैं एक्सेप्ट। थर्ड एंट्री पर आ जाते हैं। थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, अब ओपन एन अकाउंट इन HDFC बैंक अकाउंट। ओके, तो आप एंट्री कहेंगे सर HDFC में पैसा आ रहा है तो आप HDFC को डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टैली पर चलते हैं, कॉन्ट्रा में ही एंट्री होगी। कैश जमा कराया है बैंक में या कैश ओपन कराया है अकाउंट, तब भी हम पैसा जमा ही करा रहे हैं। तो क्रेडिट होगा मेरा कैश, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। कितने रुपए से चाहिए, एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए डाल लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेबिट क्या होगा, SBI नहीं सर, HDFC होगा, HDFC लेना है यहाँ पर। ठीक है, SBI नहीं होगा। क्लियर, हाँ जी सर। कैश जमा करा रहे हैं, हाँ जी। तो 5 नोट थे सर 2,000 के, सीधा हमने जमा करा दिया। तो यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं क्या, ओपन एन अकाउंट इन HDFC या HDFC अकाउंट, जो भी आप लिखे वो आप लिख सकते हैं इजीली। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर हो गया, समझ में आया। यहां तक किसी को कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओपन एन अकाउंट इन HDFC, ओके, या HDFC बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखते हैं वो लिख सकते हैं। इसको एंटर करा करके सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC अकाउंट। सेम एंट्री है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अरे हमने यहाँ पर अकाउंट ओपन किया था तो पैसा जमा कराया था, अब भी हम अलग से पैसा जमा करा रहे हैं HDFC में, तो एंट्री तो सेम ही होनी है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और HDFC डेबिट होगा। दोबारा से HDFC में पैसे आ रहे हैं तो HDFC डेबिट होगा, और कैश जा रहा तो कैश क्रेडिट होगा। आप आ जाइए स्क्रीन पर, क्रेडिट क्या होगा, कैश। और कितने रुपए से होगा सर, एक बार अमाउंट चेक कर लीजिए। अमाउंट है 5,000 रुपीज डालिए यहाँ पर। और डेबिट में क्या आएगा, HDFC, तो HDFC आएगा, हाँ जी सर HDFC आएगा 5,000 रुपए। कैश जमा कराया, हाँ जी सर कैश जमा कराया। 2,000 के 2 नोट थे और 500 के 2 नोट थे। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैश
डिपॉजिटेड इन HDFC अकाउंट, गॉट इट, और एक्सेप्ट करा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। लास्ट ट्रांसफर किया है हमने 4500 रुपए SBI अकाउंट से, वो भी HDFC अकाउंट में। इसमें आपको ध्यान देना होगा क्या, आप ये देखिए कि बैलेंस किसका कम हो रहा है, बैलेंस हो रहा है सर SBI का कम, क्योंकि SBI से हम HDFC में भेज रहे हैं। याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री तभी बनेगी जब आप ही अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, वो रिसीप्ट है, क्लियर। और अगर आप किसी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो पेमेंट है। और अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट से और अपने दूसरे ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्लियर। कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी। ट्रांसफर कर रहे हैं हम 4500 रुपीज SBI अकाउंट से HDFC अकाउंट में, तो SBI का बैलेंस कम हो जाएगा और HDFC का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे सर HDFC में पैसा आ रहा है तो HDFC बैंक को आप डेबिट करेंगे, SBI से पैसा जा रहा है तो आप SBI को क्रेडिट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट। टैली पर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, SBI, अभी तो बताया था SBI को आप क्रेडिट कर लीजिए। कितने रुपए से, चेक कीजिए अमाउंट कितना था, 4500। ओके, तो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो आप RTGS वगैरह करेंगे, NEFT या कुछ भी, या फोन पे वगैरह कुछ भी करेंगे ना। तो अभी मैं चेक से कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक का नंबर डाल सकते हैं हम, कुछ भी जो भी आपको चेक का नंबर डालना हो। डेबिट में क्या आएगा, कैश, नहीं सर कैश नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर HDFC, क्लियर। हाँ जी सर क्लियर। HDFC में पैसे आ गए तो HDFC को डेबिट कर दिया, और SBI से चले गए तो SBI को क्रेडिट कर दिया। ओके हाँ जी सर। तो पैसे कैसे आए थे, चेक से ही आए थे ना, हाँ जी चेक से ही आए थे। तो क्या नंबर बदल जाएगा, चेक नंबर, नहीं सर चेक नंबर तो नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI अकाउंट टू HDFC अकाउंट, क्लियर। हाँ जी, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, डन। हाँ जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया है कॉन्ट्रा एंट्रीज। एक बार इफेक्ट देखते हैं, एस्केप करके बाहर आइए और बैलेंस शीट पर आ जाइए। बैलेंस शीट में आप डिटेल्ड बैलेंस शीट देखने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे। Alt F1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट शो होगा, करंट असेट के अकाउंट अंडर। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा होगा 37,000। आप इसको एंटर कीजिए। आप देखिए यहाँ पर दो बैंक अकाउंट आ रहे हैं, एक HDFC का और एक SBI का। जी सर हमारे दो ही बैंक अकाउंट है, एक HDFC और एक SBI। तो HDFC का बैलेंस कितना आ रहा है 19,500 और SBI का आ रहा है 17,500। तो HDFC का बैलेंस आ गया और SBI का बैलेंस आ गया, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसका आपको बैलेंस चेक करना है तो HDFC का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कैश डिपॉजिट कराया है और SBI से पैसे आए हैं, तो आपके पास टोटल अगर HDFC अकाउंट की बात करें तो 19,500 रुपीज आए हैं, और SBI का बैलेंस अगर चेक करें तो 17,500 है। उसमें कैसे आए हैं सर, 25,000 रुपए तो बैलेंस हमने जमा कराया था और 7,500 रुपए हमने इसमें से निकाल लिया है। कैसे कैसे निकाला है, कैश निकाला है आपने और HDFC में अकाउंट में ट्रांसफर भी किया है। तो अभी जो आपके पास अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है, वो आपके पास अवेलेबल है 17,500 रुपए। क्लियर हो गया, आई होप ऑल थिंग्स वर क्लियर। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री करने के लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स पर। कहां पर आना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पर। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे पेमेंट वाउचर, ये डिफॉल्ट है ऑटोमेटिकली, पहला बार जब आप अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं तो पेमेंट वाउचर ही ओपन होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये बाई, हमें टू और बाई में नीचे हमें डेबिट और क्रेडिट का चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवांस लेवल का फीचर भी बताऊंगा कि बाई और टू को हम डेबिट क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट करें, कि मुझे वाउचर में डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पर आने के बाद में F12 पर प्रेस करेंगे। F12 जैसे ही आप F12 परचेज करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यूज पेमेंट रिसीप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर, उसके बाद में आएगा यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। तो आप
क्या करना चाहते हैं, आप क्रेडिट और डेबिट ही तो यूज करना चाहते हैं बाई और टू की जगह, तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे, अनेबल कर देंगे। दोबारा से बताता हूँ, F12 प्रेस करेंगे आप पेमेंट वाउचर ओपन करने या रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के बाद F12 पर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई प्रेस, इसको यस करेंगे। ठीक है जी, इसको यस करेंगे, या तो आप इसको एंटर करके सेव करेंगे या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्लियरली बाई की जगह अब डेबिट आने लगा है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट का फंक्शन तो ऑन हो गया। अब एंट्री कैसे करनी है हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट वाउचर की, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, उनको समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमने कैपिटल लगाई है, कितने रुपए लगाई है, 5 लाख रुपए लगाई है बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी करी है, 5 लाख रुपए, तो क्या ये पेमेंट है या रिसीप्ट है? आप बताएंगे सर ये रिसीप्ट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F6। क्या प्रेस करेंगे, F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें शॉर्टकट कीज भी हैं और डायरेक्ट आप पेमेंट पे भी जा सकते हैं और यहाँ से रिसिप्ट पे भी जा सकते हैं, या फिर F6 प्रेस कर देंगे तो रिसिप्ट वाउचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद आपसे यहाँ पर ये पूछेगा रिसिप्ट वाउचर है, ठीक है जी। यहाँ पर आपसे डेट पूछ रहा है, हम एजुकेशनल मोड में एंट्री कर रहे हैं इसलिए डेट चेंज नहीं होगी, तो अभी मैं यही डेट रहने देता हूँ। अगर ओरिजिनल टैली होती या लाइसेंस वाली टैली होती तो हम यहाँ पर डेट भी चेंज कर पाते। डेट कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया, मुझे क्या करना था, दोबारा से एंट्री पे चलते हैं। देखिए एक बार क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख इन द बिजनेस। 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट में एंट्री होगी। अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दोबारा से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही जर्नल एंट्री होगी जो हम लोग सीख चुके हैं। तो जर्नल एंट्री आपको इजीली आनी चाहिए बनानी। अगर जर्नल एंट्री आपको आती है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो आप इजीली टैली को ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्रेडिट होगा कैपिटल, बिकॉज यहाँ पर कैश आ रहा है, कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, डेबिट बट कम्स इन, हमारा फॉर्मूला लगता है। और कैपिटल जो हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए लायबिलिटी भी क्रेडिट होगी। तो लायबिलिटीज क्रेडिट करने के लिए यानी कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए अब यहाँ पर अगर हम कैपिटल लिखेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैपिटल जैसा लेजर यहाँ पर है ही नहीं, टैली के पास कैपिटल लेजर नहीं है। यहाँ पर दो ही लेजर ऑटोमेटिकली आते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक कैश, दो ही लेजर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो कैश का हमें बनाना नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार कोई भी एंट्री करें तो पहली बार आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा टैली में। तो अभी हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए देखिए या तो आप बाहर से गेटवे ऑफ टैली से आप अकाउंट इन्फो में जा करके वहां पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सेम चीज वही लेजर क्रिएट करना है, यहाँ पर आप आएंगे। डायरेक्टली आप कैसे या फिर शॉर्टकट की से कैसे करेंगे, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट सी जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी वही विंडो आ जाएगी जो आप अकाउंट इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करते थे। यहाँ पर लेजर का नाम लिख लेंगे, तो लेजर का नाम है हमारा कैपिटल अंडर जाएगी, अंडर द ग्रुप कैपिटल ही जाएगी। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन से लेजर किस ग्रुप के अंडर जाता है। तो कैपिटल जाएगी कैपिटल के अंडर। यहाँ पर इसको नो रहने देना है, एड्रेस आप डालना चाहें डाल सकते हैं, हरियाणा पिन कोड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दें। कैपिटल आ गया। कैपिटल हमने लगाई थी 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। डेबिट, फिर क्या पूछता है आपसे? डेबिट। तो डेबिट क्या होगा? कैश। तो कैश ऑटोमेटिकली आएगा, हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है जी, एक लेजर यहाँ, दो लेजर जो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें बने हुए होते हैं। बाकी सारे लेजर आपको जो भी लेजर चाहिए अपने मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा नरेशन, तो आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर इन बिजनेस। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से नरेशन, जो भी आप नरेशन बनाना चाहते हैं वो नरेशन आप बना सकते हैं। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री
नेक्स्ट एंट्री कहता है क्या, सैलरी पेड ₹35,000। हमने सैलरी पे करी है, हमने सैलरी पे करी है तो सैलरी हमें मिलेगी नहीं, हम पे कर रहे हैं, हमारी जेब से पैसा जाएगा। तो ये पेमेंट वाउचर है या रिसिप्ट वाउचर है? आप कहेंगे सर साफ साफ पता चल रहा है ये तो पेमेंट वाउचर है, क्योंकि हम यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आप क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, या तो F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से आप पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल्स हैं आप लोग, तो F5 प्रेस कर लेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। हाँ जी सर, आपसे क्या पूछ रहा है, डेबिट। डेबिट क्या होगा, एंट्री होगी सैलरी पेड, सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट क्या है, सैलरी। सैलरी अब अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि सैलरी का लेजर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमें सैलरी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको फिर से Alt C प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे सैलरी। सैलरी जैसे ही लिखेंगे अंडर द ग्रुप जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ग्रुप सब ग्रुप सही से छाटेंगे तो टैली में बिल्कुल सही सही इफेक्ट आएगा और सही रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है जी, तो सैलरी जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया यहाँ पर, क्लियर। इसको नो रहने देते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अभी मैं एडवांस लेवल के फीचर्स आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। सैलरी, सैलरी का ग्रुप बनाया और उसको हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक्सेप्ट कराया, सैलरी आ गया। सैलरी हमने पे करी थी 35,000, तो अमाउंट डाल लिया। उसके बाद मेरे से पूछता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में आएगा कैश। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश। कैश का मुझे लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे पास होता है। तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, पेमेंट कर दी हमने सैलरी की। नरेशन कर सकते हैं, बीइंग सैलरी पेड टू, जिसको भी पे कर रहे हैं, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑफिस स्टाफ को हम सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑन डेटेड वगैरह आप डाल सकते हैं, इस डेट को पे करा है, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये भी हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ पर, तीसरी एंट्री पे। क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए, 1500 रुपए कमीशन रिसीव्ड हुआ है। तो ये रिसीप्ट वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर, ये आप कहेंगे रिसीट वाउचर है सर, रिसीट वाउचर, क्योंकि पैसा आ रहा है ना। तो रिसीट वाउचर ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ से आएंगे F6 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर आप F6 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस कर देता हूँ, रिसीट वाउचर खुल गया। उसके बाद क्या पूछता है आपसे, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी कमीशन रिसीव्ड की, आप कहेंगे सर पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। क्या कहेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है ना, हाँ जी सर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट ही पूछ रहा है। अब कमीशन रिसीव्ड जैसा है, इसके पास कोई भी लेजर नहीं है, आप टाइप करके देखें, नहीं है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। नया लेजर है तो Alt C प्रेस करेंगे और यहां पर लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड। क्लियर हुआ। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, लेकिन इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे आप। क्लियर हो गया, इनकम तो है लेकिन इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है। ठीक है जी, आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा। अमाउंट डाल लेंगे, अमाउंट था हमारा 1500 रुपये। डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, कैश। डेबिट में क्या आएगा, कैश। ठीक है जी, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नरेशन, नरेशन में आप डाल सकते हैं बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज किया है हमने 10,000 रुपए का। एंट्री क्या होगी, आप कहेंगे सर फर्नीचर परचेज करा, तो एंट्री आप कहेंगे परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट नहीं करोगे आप, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर गुड्स खरीदते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है जिस काम का, अगर वो मटेरियल खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर हम गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदेंगे तो वो हमारी असेट बनेगा और उसको हम उसी के नाम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा कोई बिजनेस नहीं है फर्नीचर का, तो ये हम अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस का इक्विपमेंट हम बना रहे हैं एक तरह से फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरी असेट है, हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा जी, पेमेंट करेंगे ना, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए आप F5 प्रेस कर लेंगे, पेमेंट वाउचर आ गया। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट क्या होगा, फर्नीचर। अब फर्नीचर आपके पास है नहीं बना हुआ, आप देखिए नहीं है कोई भी, तो आप क्या क्रिएट कर लेंगे, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर
और फर्नीचर अंडर द ग्रुप जाएगा क्या, अंडर द ग्रुप। देखिए कई लोग कहते हैं ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी असेट है, क्योंकि ये 1 साल के लिए थोड़ी है, ये तो काफी लंबे समय के लिए है, और वैसे भी ये हमारी असेट है, संपत्ति। तो ये जाएगा फिक्स्ड असेट के अंदर। कहाँ जाएगा, फिक्स्ड असेट के अंदर, ठीक है। और इसको एंटर करा करके आप सेव कर लेंगे। फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हमने कितने का खरीदा था, चेक कीजिए एक बार, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10,000 रुपए, एंटर। कैश गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश सेव करेंगे इसको, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ऑन डेटेड वगैरह भी आप डाल सकते हैं। सेव कर लिया, असेट करा करके इसको यस करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपसे क्या पूछता है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 500 रुपए, इंटरेस्ट आपको मिला है तो रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करेंगे। हाँ जी, रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करेंगे तो F6 प्रेस करेंगे। पूछता क्या है आपसे, पहले क्रेडिट। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। जैसे आपने कमीशन की एंट्री करी थी वैसे ही इंटरेस्ट की, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। क्रेडिट ही पूछ रहा है आपसे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा यहाँ पर। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके पास है नहीं तो ऑल्ट सी से आप इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी लेजर बना लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आपकी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम डाल लेंगे आप यहाँ पर। एंटर करा करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, कितने रुपए मिला है, 500 रुपए। एंटर करेंगे, डेबिट पूछेगा, डेबिट में आएगा क्या, कैश। कैश डालेंगे 500 रुपए। क्लियर हो गया। नरेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पर, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन बैंक एफडी, वट एवर इट इज, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, और डेट वगैरह डाल लेंगे। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये सारी हमारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर की। आप एक बार चेक कीजिए, पांचों की पांचों मैंने एग्जांपल लिए थे और पांचों की एंट्रीज मैंने कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट अगर चेक करें कि सर इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो आप एस्केप दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली पे बाहर बिल्कुल आ जाएंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे बैलेंस शीट। क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चेक करने के लिए या तो आप यहाँ से आइए और बैलेंस शीट पर आने के बाद में एंटर प्रेस कीजिए, या फिर आप कहीं भी हो सीधा बी प्रेस कर दीजिए गेटवे ऑफ टैली पे, तो यहाँ से आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। तो बैलेंस शीट जैसे ही ओपन होगी, मुझे डिटेल्ड बैलेंस शीट चाहिए, यानी कि अभी ये ग्रुपिंग वाइज आ रही है, मुझे इसके अंदर भी चाहिए, सब ग्रुपिंग भी चाहिए, तो आप ऑल्ट F1 प्रेस कर देंगे डिटेल्ड के लिए, ऑल्ट F1। जैसे ही आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो इनके नीचे जो अंदर चीजें हैं वो भी आ जाएंगी। एक बार चेक कीजिए, फिक्स असेट फर्नीचर आ रहा है ना 10,000, बिल्कुल आ रहा है सर। आप एक बार चेक कीजिए, कैश इन हैंड 4,57,000, 4,57,000 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट भी करी है। कैपिटल कितनी आ रही है, 5 लाख। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो कैश इन हैंड पर आइए, एंटर कीजिए, कैश का आ गया, कैश को एंटर कीजिए। 5,02,000 रुपए आपके पास डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब आया था कितना, 5,02,000, गया कितना है 45,000। आपके पास इन हैंड अब कितना बच रहा है, 4,57,000। चेक करना है तो और चेक कीजिए। कैपिटल लगाई थी हमने 5 लाख की, बिल्कुल लगाई थी सर, एंट्री करी थी। सैलरी फिर पे करी थी आपने, कमीशन मिला था आपको, फिर फर्नीचर खरीदा था आपने, फिर आपने को इंटरेस्ट मिला था। तो टोटल जो आपको मिलने वाले अमाउंट थे वो थे 5,02,000 रुपए, और जो आपने टोटल पेमेंट करी है, यानी जो आपकी जेब से पैसा गया है, कैश गया है, वो गया 45,000। इन हैंड आपके पास 4,57,000 रुपीज अवेलेबल है। तो यहां तक आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट की एंट्रीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और एंट्रीज बनाइए और देखते रहिए। तो परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, मैं आपको परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बताऊंगा कि आप पहले ये चेक करें कि आपने खरीदा क्या है। अगर आपने ऐसा गुड्स खरीदा है, जैसे मैंने बोला गुड्स, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि गुड्स मींस वो चीज, वो मटेरियल जिसमें आप डील करते हैं, जो आपका मेन बिजनेस है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर वो चीज आप खरीदते हैं, वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो वो आपका परचेजेस बनेंगी। क्या बनेंगी, परचेजेस। और अगर आप उस मटेरियल को बेचते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट है या जिसमें आप डील करते हैं, तो वो आपकी सेल्स बनेगी। तो अगर आप ऐसा कोई मटेरियल खरीदते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो जिसका आप काम करते हैं, तो वो परचेज वाउचर में एंट्री होंगी। और अगर आप सेल करते हैं, यानी कि अगर आप कोई मटेरियल बेचते हैं, कोई चीज बेचते हैं जो जिसमें आप डील करते हैं, जो आपका मेन बिजनेस है, उसकी एंट्रीज आप सेल्स वाउचर में करेंगे। तो
अभी हम जो सीखेंगे, आज जो हम सीखेंगे, हम परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में एंट्री किस तरह से करते हैं मैं वो सिखाऊंगा। दूसरी चीज, हम आज विदाउट जीएसटी अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि मैं आपको जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं कराऊंगा, मैं जीएसटी के बिना इस एंट्रीज को पास करूंगा, बिल्कुल बेसिक। जीएसटी की अकाउंटिंग या जीएसटी कैसे लगेगा नहीं लगेगा वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो बिना जीएसटी के इसको मैं आपको सिखाऊंगा, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। दूसरी चीज, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री या स्टॉक्स होने चाहिए कि आप क्या आइटम खरीद रहे हैं, क्या आइटम बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो सब होना चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो हमें क्रिएट करनी है वो इन्वेंट्री इन्फो में आपको वो चीज मिलेगी क्रिएट करने का, स्टॉक आइटम क्रिएट करने का। तो स्टॉक आइटम को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आज आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने ट्रांजैक्शन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन ये है कि हमने परचेज किया है गुड्स ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी यहां पर हमने गुड्स खरीदा है। गुड्स मतलब जो हमारा मेन हमारा काम है जिसमें हम डील करते हैं, तो अगर हम जिसमें डील करते हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, गुड्स। तो हमने गुड्स खरीदा है, हमारा क्या काम है हमारा, देखिए हमारा मोबाइल्स का काम है। और हमने ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्टी है जिससे हमने खरीदा है सामान। तो हमने उससे क्या क्या खरीदा है, हमने 20 पीसीज ओप्पो F15 खरीदे हैं, और एक ओप्पो फोन जो है F15 वो 20,000 रुपीज का है। 10 पीस हमने खरीदे हैं सैमसंग A21s जो कि 15,000 रुपए का एक है। तो अब इसको कैसे हमें परचेज वाउचर में एंट्री करनी है, विद आइटम और विद क्वांटिटी एंड रेट, दोनों चीजें आनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी आए, रेट भी आए, और उसकी टोटल वैल्यू भी आए कि ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें कितना पेमेंट करना है। तो ये चीज आ जाए, और यहीं से टैली में हम परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर से हम इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, वो मैं इनवॉइस जनरेट करके भी दिखाऊंगा। मैं जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूं, विदाउट जीएसटी हम इन एंट्रीज को पास करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम सबसे पहले एक इन्वेंट्री क्रिएट कर लेते हैं ओप्पो F15। तो मैं ओप्पो F15 आपको इन्वेंट्री इन्फो में कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाऊंगा। और अगर हमें डायरेक्टली कोई स्टॉक या स्टॉक आइटम या कोई इन्वेंट्री क्रिएट करना है डायरेक्टली, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं एक आइटम तो यहां से आपको बना करके दिखा रहा हूं इन्वेंट्री इन्फो में, और एक मैं बताऊंगा आपको डायरेक्टली। तो इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, स्टॉक आइटम पर चलते हैं, स्टॉक आइटम पर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। हमारे स्टॉक आइटम का नाम था ओप्पो F15, ओप्पो F15 हमारे स्टॉक का नाम था। इसको मैं प्राइमरी रहने देता हूं, यूनिट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको पता है शॉर्टकट की Alt+C क्रिएट करने का ऑप्शन है। मैं इसको बना लेता हूं पीसीज, ठीक है जी। फॉर्मल नेम हम ले लेते हैं पीसीज, और इसको हम 0 रहने देते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 तभी आएगा जब आप ऐसी क्वांटिटी खरीद रहे हो जो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी। मान लीजिए जैसे अगर आप फोन खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहां पर आप या तो एक ही यूनिट बेचेंगे या 2 या 3, आप कभी भी ऐसे थोड़ी बेचेंगे 1.5 या 1.6 या 2.6 ऐसे थोड़ी बेचेंगे, आप हमेशा एक पूरी यूनिट बेचेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल 0 रहने देंगे। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई मटेरियल आप बेच रहे हैं जो आप फ्रैक्शन में भी बेच दें, जैसे कि मान लीजिए राइस, आपका जो काम है वो राइस या मसालों का काम है, स्पाइसेस का, तो आप हो सकता है 5 किलो 200 ग्राम चावल भी बेच दे, या हो सकता है 2.5 किलो चावल बेच दे। तो वहां पर नंबर ऑफ डेसिमल 1 या 2 आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम 0 रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ओप्पो फोन जो है वो टुकड़ों में तो बिकेगा नहीं, सिंपल या तो 1 यूनिट या 2 यूनिट या 5 यूनिट जैसे भी होगा। तो इसको 0 रहने देते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं, और यहाँ पर इसको ब्लैंक रहने देते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो हमारा ओप्पो F15 का एक स्टॉक क्रिएट हो चुका है। बाहर आ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपको पेमेंट वाउचर
ऑटोमेटिकली ओपन दिखाएगा। हमें पेमेंट में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि देखिए आप दोबारा से देखिए ट्रांजेक्शन क्या थी, हमने गुड्स खरीदा है ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये मटेरियल खरीदा है, इतनी इतनी क्वांटिटी है और इतना रेट है, सब कुछ गिवन है। तो ये हमारी जो परचेजेज है ये हमारी क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज कहने का मतलब क्या है, ये हमारे उधार की परचेजेज है। और जैसे ही हमें पता चल गया ये उधार की है, तो क्या हमने पेमेंट कर दी? नहीं, पेमेंट नहीं करी ना? नहीं सर। तो हम चलते हैं कहां पर? टैली की स्क्रीन पर। तो हम इसको करेंगे परचेज वाउचर में एंट्री। कहां एंट्री होगी? परचेज वाउचर में। हमने परचेज करा तो कहां एंट्री होगी? परचेज वाउचर। परचेज वाउचर ओपन करने के लिए आप F9 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F9। या फिर आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर का जो आपको ये कॉफी कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको परचेजेस दिखाई दे जाएगी। यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको F9 से खोल सकते हैं, या फिर F9 प्रेस करके आप खोल सकते हैं परचेज वाउचर। F9 प्रेस किया, वहां पे आपको परचेज वाउचर ओपन हो गया। परचेज वाउचर में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। देखिए क्या, अगर आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल अपने राइट साइड में, तो आपको डेट दिखाई देगी। ये एजुकेशनल मोड में हम सीख रहे हैं, तो अभी इसमें डेट चेंज नहीं होगी फिलहाल। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या होगा? आपको पता है, जब आप गुड्स खरीदते हैं, कोई भी मटेरियल खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, तो वहां से आपको इनवॉइस जनरेट होकर के आएगा। तो उस इनवॉइस पे कुछ तो नंबर लिखा हुआ होगा, जो इनवॉइस नंबर होता है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, पार्टी का नेम डाल सकते हैं, परचेज लेजर, ये सब क्या है? नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, ये क्या है? हम एक एक करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पर कुछ खरीदा था, मैं इसका इनवॉइस रख लेता हूँ 102, इनवॉइस नंबर 102, 102 हम इनवॉइस नंबर रख लेते हैं। डेट 1 अप्रैल रहने देते। पार्टी का नेम क्रिएट करना है। देखिए अगर आपने नगद में खरीदा होता तो कैश आ जाता, अगर आप पेमेंट कर रहे होते बैंक से तो बैंक का नाम आ जाता है पार्टी के नेम में। अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का नाम आएगा, यानी उस सप्लायर का नाम आएगा जिससे खरीदा है। तो किससे खरीदा था हमने खरीदा था सर ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे खरीदा था हमने? ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये पार्टी हमारी क्रिएट करनी पड़ेगी। पार्टी क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस सी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अपने एक पार्टी का नाम लिख लीजिए, ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। और ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका क्रेडिटर्स। क्यों बनेगा क्रेडिटर? क्योंकि ये आपका सप्लायर है, आपको इसने गुड्स बेचा है, आप इसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। और वो जिससे आप गुड्स खरीदते हैं या जिससे आप मटेरियल खरीदते हैं, वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर बन जाता है, लेनदार। ठीक है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर दिया। इनको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। और इसका एड्रेस हम डाल सकते हैं। मैं सपोज अभी एड्रेस फरीदाबाद ही डाल लेता हूँ इसका, क्योंकि ये एड्रेस तब हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। क्योंकि जीएसटी आपको पता है कि डेस्टिनेशन बेसिस टैक्स है, यानी कि प्लेस उसका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कहाँ पर सीजीएसटी, कहाँ पर एसजीएसटी, कहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। तो वो डिसाइड तब होगा जब हम यहाँ पर एड्रेस की बात करेंगे, यानी अगर आउट ऑफ स्टेट है तो क्या टैक्स लगेगा, और अगर विद इन स्टेट है तो क्या टैक्स लगेगा। फिलहाल अभी जीएसटी को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं फरीदाबाद रहने देता हूँ। हरियाणा पिन कोड डालना चाहें डाल सकते हैं, बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, पैन नंबर डालना चाहते हैं। अभी मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, तो इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। परचेज लेजर पूछ रहा है आपसे, तो हमें परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो परचेज लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम ऑल्ट प्लस सी से। तो मैं परचेज डाल लेते हैं। ठीक है जी, परचेज को हम डाल लेंगे कहां पर? परचेज को हम डाल लेंगे परचेजिस में। परचेज कहां जाएगी? परचेज अकाउंट में। ठीक है जी। अगर जीएसटी होती तो यहाँ पर मैं परचेज का साफ साफ मैं नाम देता कि ये 12% जीएसटी है या 18% वाली गुड्स हैं, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं, कौन से हैं, तो मैं वहां पर साफ साफ यहाँ पर मेंशन करता। फिलहाल मैं जीएसटी को इग्नोर कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको एज इट इज रहने देता। तो परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया और उसको किस में डालेंगे? परचेज अकाउंट में। परचेज जो जाता है हमारे अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में ही जाता है, ये आप क्लियर रखिएगा। एक्सेप्ट कराया। नेम ऑफ आइटम क्या खरीदा था? दोबारा से चलिए, क्या क्या खरीदा था आपने? 20 पीस खरीदे थे ओप्पो F15 के 20,000 ईच। ठीक है जी, तो मैं नेम ऑफ आइटम डाल लेता हूँ ओप्पो
ओप्पो का ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मैं पहले क्रिएट कर चुका था, ओप्पो F15 में क्रिएट कर चुका था, इसलिए वो मुझे स्टॉक आइटम दिखा रहा है। ठीक है जी, ओप्पो F15 कितने खरीदे? 20 खरीदे हैं मैंने। कितने के हिसाब से खरीदे हैं सर? सर मैंने खरीदे हैं 20,000 के हिसाब से। ठीक है, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर देगा, एक बार चेक कर लीजिए। 20 पीस खरीदे हैं 20,000 के हिसाब से, तो अमाउंट आ गया आपका 4 लाख रुपीज। ठीक है, एंटर। फिर हमने और क्या खरीदा है? हमने खरीदा है क्या? 10 पीसीज खरीदे सैमसंग A21s 15,000 रुपए एक। तो अब यहां पर अगर मैं सैमसंग का डालूंगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्रिएट ही नहीं करा। तो एक और मुझे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहां पर वही विंडो ओपन हो जाएगी जो आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करा था इन्वेंट्री इन्फो में जा करके। तो ये मेरा डायरेक्ट मेथड है। मैं यहां पर क्या करूंगा? अपने स्टॉक का नाम लिख लूंगा, सैमसंग A21s। ठीक है जी, और इसको प्राइमरी रहने देते हैं। पीसीज में लेंगे इसको भी यूनिट्स, दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और यूनिट आप देते तो वहां पर आपको क्रिएट करना पड़ता। पीसीज ले लेते हैं फिलहाल और इसको एंटर कर देते हैं। सैमसंग A21s कितने खरीदे हैं? सैमसंग A21s 10 पीस खरीदे हैं आपने, वो 10 पीस खरीदे हैं। एक कितने का? 15,000 रुपए का। तो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फिलहाल मैं जीएसटी को ऑन नहीं कर रहा हूं। अगर कोई और आइटम होगा तो ये जो आपकी लाइन है इससे ऊपर ऊपर आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। मेरी टोटल वैल्यू बन गई 5,50,000। इसके बाद जीएसटी लगेगा, लेकिन मैं अभी जीएसटी को छोड़ रहा हूं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस कितना आ रहा है मेरी बुक्स में? 5,50,000। इसको मैं एंटर कर देता हूं। अगर नरेशन करनी है तो नरेशन कर सकते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी, बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर? हाँ जी सर। अगर यहीं से मुझे बिल जनरेट करना होता तो कैसे करते हैं? मैं सेल का बिल आपको बना करके दिखाऊंगा। सेम परचेज का भी आप अपने अकॉर्डिंग बिल जनरेट कर सकते हैं और इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। ये मेरी परचेज की एंट्री हो गई। अब आते हैं हम सेल्स की एंट्री पर। सेम टू सेम सेल्स की भी एंट्री है। सेल्स देखिए, हमने गुड्स सोल्ड किया है पारस को। क्या क्या बेचा है हमने? 5 पीस सैमसंग के मोबाइल बेचे हैं A21s 17,000 रुपए का एक। 2 पीस ओप्पो F15 बेचे हैं 21,500 रुपए का एक। ठीक है जी, तो सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए, परचेज वाउचर था, सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। F8। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम आपको बिल्कुल जैसे परचेज वाउचर था वैसे ही सेल्स वाउचर भी दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रही है? आपको दिखाई दे रही होगी डेट, फिर रेफरेंस नंबर। अब देखिए इनवॉइस जनरेट कौन करेगा? हु विल जनरेट द इनवॉइस? देखिए हमेशा सेलर जो होता है वही इनवॉइस जनरेट करता है। तो सेलर कौन है यहाँ पर? हु इज द सेलर राइट नाउ? वी आर द सेलर। हम सेलर हैं, क्योंकि सेल्स हम कर रहे हैं तो जनरेट भी हम ही करेंगे इनवॉइस को। तो रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। इनवॉइस में इसका जो जनरेट कर रहा हूं मैं लिख लेता हूं B100। ठीक है जी, ये मैंने इनवॉइस नंबर डाल लिया। पार्टी का नाम अगर हम नगद में बेच रहे होते तो कैश आ जाता, बैंक से बेच रहे होते तो बैंक आ जाता, या फिर अब हम कैसे बेच रहे हैं? उधार में बेच रहे हैं। क्रेडिट सेल्स है ये मेरी। उसका नाम क्या है जिसको हम बेच रहे हैं? उसका नाम है पारस। तो पार्टी का नाम आ जाएगा पारस। क्रिएट करना पड़ेगा, पारस मेरे पास नहीं है, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर पारस का नाम लिख लेंगे, पारस। पारस जो है मेरा क्या बनेगा? देखिए पारस जो है वो मुझे पैसे देगा, क्योंकि वो मुझसे गुड्स खरीद रहा है, मैं उसे बेच रहा हूं उधार में, तो मैं फ्यूचर में उससे पैसे मांगूंगा। ये मेरा देनदार बनेगा, सन्ड्री डेटर्स। तो इसको सन्ड्री डेटर्स में डाल लेते हैं, डेटर्स। ओके, अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हैं तो वो पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर बनती है, और अगर आप किसी को गुड्स बेचते हैं उधार में तो वो पार्टी आपकी सन्ड्री डेटर्स बनती है। एंटर करते चले जाएंगे। एड्रेस अभी फिलहाल फरीदाबाद ही डाल लेते हैं, बिकॉज जीएसटी को हम कंसर्न नहीं कर रहे हैं। एंटर कर देते हैं। ये आ गया पारस का नाम। सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आप बना लीजिए सेल्स। अगर जीएसटी होती तो सेल्स में मैं साफ साफ मेंशन करता कौन सी सेल्स है, 12% वाली, 18% वाली, लोकल है, सेंट्रल है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, कौन सी है, एक्सपोर्ट है, क्या है। और ये जाएगी मेरी सेल्स के लेजर में। ठीक है जी, सेल्स के अकाउंट में चली जाएगी। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं हम? ओप्पो के फोन बेच रहे थे हम, ओप्पो। तो ओप्पो कितने बेच रहे हैं चेक कीजिए। ओप्पो बेच रहे हैं आप 2 पीस। ओप्पो कितने बेच रहे हैं? 2 पीस। कितने रुपए के हिसाब से? 21,500 के हिसाब से। तो 2 पीस बेच रहे हैं आप 21,500 के हिसाब से।
अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्या बेच रहे हैं, सैमसंग के फोन भी बेच रहे हैं। सैमसंग के फोन आपके पास 10 पीसीज अवेलेबल हैं, तो आप कितने बेच रहे हैं, 5 पीस बेच रहे हैं आप 17,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, अमाउंट आ गया। अगर और कुछ भी बेचते तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते थे। फिलहाल अभी यहीं तक है, हम और कुछ इसको नहीं बेच रहे हैं। और ये हमारा टोटल अमाउंट बनता है पारस से। पारस हमें पे करेगा 1,28,000 रुपीज। यहाँ पर अगर नरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, अब मैं आपको यहीं से इनवॉइस जनरेट करना सिखाता हूं। इस बिल को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे हम, उसको अगर सीखे तो कैसे करेंगे, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे आप। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट ई। ऑल्ट ई जैसे प्रेस करेंगे आप तो इसको पहले नो कर देंगे, डिफॉल्ट रहने देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहता हूं या एक्सेल, एचटीएमएल, जेपीईजी, जैसे भी आप फॉर्मेट में जहां भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूं इसको। और इसकी लोकेशन आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी लोकेशन होगी। लोकेशन का खास तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि ये फाइल आपको वहीं पर मिलेगी। तो आप देखिए कि यहाँ सी प्रोग्राम में, प्रोग्राम फाइल्स में टैली ईआरपी 9 में जाकर के आपको ये फाइल मिलेगी। ओके, तो इसको मैं कर लेता हूं एंटर। इसको सेल्स बिल के नाम से या इनवॉइस के नाम से हम सेव कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या इनवॉइस बना भी है या नहीं। तो आपने कहाँ सेव करी थी, आपने सेव करी थी ये प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और वहां पर आपको टैली मिलेगा, टैली ईआरपी 9 और आपका सेल्स का बिल ये रहा। तो जैसे आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो आपका सेल्स का बिल ये बन करके तैयार हो गया है। देखिए एक बार ध्यान से, सेल्स का बिल बना है या नहीं बना। देखिए इनवॉइस आ रहा है ना, कौन है इनवॉइस, कौन बना रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी हम सेक्टर 2 बल्लभगढ़ फरीदाबाद। उसके बाद बायर कौन है, बायर है पारस। इनवॉइस नंबर भी आ रहे हैं, सप्लायर का रेफरेंस नंबर भी आ रहा है, आप चेक कीजिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम पूरी तरह से आगे इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सारी चीजें आएंगी, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी नोट वगैरह सब कुछ। हाँ जी, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बार देखिए कि हमने क्या बेचा है। हमने ओप्पो F15 बेचे हैं 2 पीस इतने इतने के हिसाब से। सैमसंग बेचा है 5 पीस 17,000 रुपए पर हिसाब से। और इसका टोटल अमाउंट बनता है 1,28,000 रुपीज। और अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स भी ऑटोमेटिकली आ रहा है 1,28,000 इन इंडियन रुपीज ओनली। यहाँ पर आपके देखिए ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपने स्टैंप और सिग्नेचर कर सकते हैं फॉर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर, यहाँ पर देखिए आप डिक्लेरेशन भी आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है। वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट वैल्यूज। तो इनवॉइस आपने देखा कैसे जनरेट हमने कर लिया टैली से ही। तो यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और ये हमारी सेल्स और परचेज की दोनों, ऐसे ही आप परचेज का बिल भी बना सकते हैं। तो ये मेरी सेल्स और परचेज की एंट्रीज हो गई हैं। एक बार इफेक्ट देख लेते हैं, एक बार इफेक्ट देखते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट को डिटेल देखने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर अब क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो रहा है 4,35,000 का। क्या है क्लोजिंग स्टॉक, ओप्पो F15 और सैमसंग A21s। देखिए 18 पीस पड़े हैं किसके, ओप्पो के, और सैमसंग के पड़े 5 पीस। क्यों 18 पीस पड़े, क्योंकि सर हमने 20 खरीदे थे 2 बेच दिए थे, याद आया, बिल्कुल सर। 5 पीस कैसे पड़े हैं, क्योंकि हमने 10 खरीदे थे 5 बेच दिए, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। हाँ जी, आप यहाँ देखिए आपको सन्ड्री डेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। सन्ड्री डेटर कौन है, पारस। पारस से आपको 1,28,000 रुपीज लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि आपने इनको सेल करी थी। अब अगर इसको देखेंगे क्या बेचा है, इनको तो एंटर करेंगे तो वही चीज आ जाएगी क्या क्या बेचा है। ठीक है, कितने कितने का बेचा है। पेमेंट किसको करनी है, करंट लायबिलिटीज में आपको शो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से 5,50,000 रुपए पे करने हैं। इसको क्यों पे करने हैं, क्योंकि आपने अप्रैल में इससे कुछ खरीदा था, परचेज करा था 5 लाख का। क्या खरीदा था, तो फिर से वही चीज आ जाएगी कि क्या क्या खरीदा था और कितना खरीदा था। समझ में आ गया, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये थे हमारे परचेज और सेल्स की एंट्रीज। एक बार से फिर से देखिए और रिवाइज कीजिए। जर्नल वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर में, जर्नल वाउचर में हम कैसे एंट्रीज को पास करेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज को पास करेंगे, आज वो सारी चीजें हम यहाँ पर जर्नल वाउचर में सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को सिंपल एक ही चीज बताऊंगा कि ऐसी एंट्रीज या ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका ट्रीटमेंट ना तो रिसिप्ट वाउचर में होगा, ना पेमेंट वाउचर में, ना कॉन्ट्रा में,
ना ही वो परचेज और सेल्स में जा रही हैं, ना ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर में जा रही हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाएंगी? जर्नल वाउचर में। एक बार फिर से, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिनका ट्रीटमेंट ना तो कॉन्ट्रा वाउचर में हो रहा है, ना रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर में भी नहीं हो रहा है, परचेज और सेल्स वाउचर में भी नहीं हो रहा, और डेबिट क्रेडिट नोट में भी नहीं हो रहा है, तो उन एंट्रीज को हम कहां पर करेंगे? हम करेंगे जर्नल वाउचर में। जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स नोट किए हैं, देखिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी ड्यू टू ऑफिस स्टाफ ₹15,000। हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें सैलरी देनी है। आप लोगों को सैलरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉय या वर्कर हमारे यहाँ पर जॉब कर रहा है, तो वो पूरे मंथ जॉब करता है, पूरे मंथ वो वर्क करता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख या फिर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ, या मतलब कि नेक्स्ट मंथ में ही उसको सैलरी मिलेगी। तो क्या वो सैलरी उस नेक्स्ट मंथ की है? नहीं, सैलरी तो उस मंथ की है जिस मंथ उसने काम करा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऐसा समझ लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है वो जनवरी मंथ में हमारे यहाँ पर जॉब कर रहा है, जनवरी में उसने काम करा है, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो फरवरी में मिलेगी, 7 तारीख को या 10 तारीख को या 5 तारीख को, या जो भी आप डेट डिसाइड करेंगे। तो क्या वो सैलरी जो उसको पे की जा रही है फरवरी मंथ में, तो उसकी फरवरी की सैलरी है? आप कहेंगे नहीं सर, वो तो जनवरी की सैलरी है। तो खर्चा जनवरी का है और हम पेमेंट कब कर रहे हैं? फरवरी में। तो जनवरी में 31 ऑफ जनवरी को हमें उसकी सैलरी को ड्यू करना पड़ेगा, और उसकी जैसे ही सैलरी को ड्यू करेंगे तो सैलरी हमारा खर्चा बुक हो जाएगा जनवरी मंथ का। लेकिन पेमेंट कब करेंगे? फरवरी में। तो क्या जनवरी में हम पेमेंट कर रहे हैं? नहीं सर। तो जनवरी मंथ में कैसे हम इसके ट्रीटमेंट करेंगे वो समझेंगे। पहली एंट्री क्या है? सैलरी ड्यू टू ऑफिस स्टाफ ₹15,000। 15,000 रुपए ऑफिस स्टाफ को सैलरी देनी है, दी नहीं है। तो आप यहां पर देखिए, जब अगर सैलरी दी नहीं है तो ना तो ये पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी क्योंकि पे ही नहीं करा, रिसिप्ट में भी नहीं होगी क्योंकि पैसा आएगा ही नहीं, कॉन्ट्रा तो है ही नहीं, परचेज सेल भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर परचेज सेल भी नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाली एंट्रीज भी नहीं है। तो कहां पर एंट्री होगी? ये जर्नल वाउचर में। समझ में आ गया होगा आपको ये जर्नल वाउचर में क्यों एंट्री हो रही है। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। यहां पर आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे और जर्नल वाउचर खोलेंगे। जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए आपको F7 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F7। या फिर आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, आपको F7 जर्नल यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो F7 जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए यहां पर जर्नल वाउचर आ चुका है। जो भी आपकी डेट है आप डेट डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी हम एजुकेशनल मोड में कर रहे हैं काम, तो डेट चेंज नहीं होगी। डेबिट पूछ रहा है आपसे, तो डेबिट में क्या आएगा? अगर आप एंट्री की बात करें, दोबारा से देखिए, सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई है, तो सैलरी ड्यू है तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या पेमेंट हो गई? नहीं। अगर पेमेंट हो जाती तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी पे तो हुई ही नहीं है, तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। आप सैलरी पेबल लिखें या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सैलरी पेबल लिख लेता हूं। तो सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं की है, पे करनी बाकी है, तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी खर्चा तो है लेकिन पे नहीं हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा तो सैलरी का हमें देखते हैं, सैलरी का हमने लेजर बना रखा, बिल्कुल बना रखा। अगर नहीं बना रखा होता तो ऑल्ट सी से हम सैलरी का लेजर बना लेते। ऑलरेडी मैं आप लोगों को सैलरी और सब लेजर्स में क्रिएट करना सिखा चुका हूं। फिलहाल सैलरी का लेजर ले लेते हैं। उसके बाद अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट है हमारा 15,000 और यहां पर क्रेडिट पूछ रहा, तो क्रेडिट क्रिएट करना पड़ेगा क्या? सैलरी पेबल। तो सैलरी पेबल के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। और ये अंडर ग्रुप क्या जाएगा? देखिए सैलरी पेबल आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी है। लेकिन किस तरीके की लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है, तो आप इसको करंट लायबिलिटी में डाल लेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। कई लोग इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में नहीं डालना है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आप मटेरियल या
कुछ सामान खरीदते हैं अपने मेन बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ तो सैलरी पे करना है, ये कोई मटेरियल थोड़ी है, तो पे करना है, आपकी लायबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी सर। तो करंट लायबिलिटी ले लेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर, तो हमारी एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। नरेशन करना चाहें नरेशन कर सकते हैं, बीइंग सैलरी बिकेम ड्यू टू ऑफिस स्टाफ, ओके, और इसको एंटर करा दीजिए। पहली एंट्री क्लियर हो गई होगी आई होप। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बिकेम ड्यू ₹7,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर देते तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाती, क्योंकि हमने पे कर दिया तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देते, लेकिन यहां पर पे तो नहीं हुआ है, अभी ड्यू ही हुआ है बस। आगे हमें फर्दर फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? आप कहेंगे नहीं सर। रिसिप्ट पेमेंट? नहीं सर। क्या ये परचेज सेल है? नहीं सर। डेबिट क्रेडिट नोट? नहीं सर। तो कहां एंट्री होगी? जर्नल वाउचर में। आ जाइए जर्नल वाउचर में। एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पे तो नहीं किया तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, जो भी आप लिखें वो आपकी मर्जी है। एंट्री करते हैं तो क्रिएट करना पड़ेगा वाउचर। आप चेक कीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास कोई वाउचर नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है जी, ये आपका इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल लीजिए, एंटर कीजिए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, अमाउंट चेक कीजिए, अमाउंट था 7,000 रुपीज डाल दीजिए। देन क्रेडिट में भी आपको ऑल्ट सी से क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या एक्सपेंस, आप जो भी डालें वो आपकी मर्जी है। और ये भी आपका जाएगा करंट लायबिलिटी में, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करना है। ठीक है, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर में मत डाल देना, क्योंकि ये हम कोई मटेरियल वगैरह परचेज नहीं कर रहे हैं, पे करना पड़ेगा लेकिन करंट लायबिलिटी है। ओके, तो इसको एंटर करा करके सेव कर लेते हैं। ये वाउचर मेरा बन गया। तो एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आप लिख सकते थे। नरेशन कीजिए, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, जैसा भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। एक्सेप्ट करा करके इसको मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहता है क्या? फर्नीचर परचेज फ्रॉम आरके फर्नीचर हाउस फॉर ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा और आरके फर्नीचर से खरीदा है 10,000 रुपए का, तो ये हमारी क्रेडिट में है, यानी उधार। आरके फर्नीचर से मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, लेकिन उधार खरीदा। अगर हम नगद खरीदते तो एंट्री हो जाती कहां पर? पेमेंट वाउचर में। अगर हम नगद में खरीदते तो पेमेंट करते। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर परचेज का नाम तो आ रहा है, परचेज का नाम तो आ रहा है, लेकिन ये परचेज हमारी वो परचेज नहीं है जो हमारा मेन बिजनेस है। फर्नीचर खरीदा है हमने, हमारा काम फर्नीचर का नहीं है, हमारा काम तो मोबाइल का था, हमारा काम तो इलेक्ट्रिसिटी का था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था। तो अगर हम फर्नीचर खरीदे तो ये मेरी फिक्स असेट है। अगर मैं कोई भी फिक्स असेट खरीदता हूं, नगद में खरीदता हूं, तो पेमेंट में हो जाएगी एंट्री पेमेंट वाउचर में। अगर मैंने उधार में खरीद ली, ऑन क्रेडिट मैंने अगर कोई फिक्स असेट खरीदी है, तो उसकी एंट्री कहां पर होगी? आप कहेंगे सर रिसिप्ट पेमेंट में तो होगी नहीं, क्योंकि पेमेंट तो हो ही नहीं रही है, कॉन्ट्रा वाउचर है ही नहीं। परचेज सेल में भी नहीं होगी, क्योंकि ये परचेज है ही नहीं, ये हमारा मटेरियल थोड़ी है, गुड्स थोड़ी है, ये तो फिक्स असेट है। तो परचेज वाउचर में भी एंट्री नहीं होगी, सेल के तो सवाल ही नहीं उठता, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं है, तो कहां एंट्री हो जाएगी? जर्नल वाउचर में। तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आरके फर्नीचर हाउस। क्या हो गया एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आरके फर्नीचर हाउस। तो फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर अगर आपने बना रखा है तो बहुत ही बढ़िया। फर्नीचर चेक कीजिए, हाँ जी बना रखा है फर्नीचर का लेजर। फर्नीचर ले लेते हैं। तो करंट बैलेंस कितना आ रहा है मेरा? 10,000, यानी मेरा फर्नीचर पहले से 10,000 रुपये पड़ा हुआ है। 10,000 रुपये का और मैं खरीद लेता हूँ फर्नीचर, तो टोटल मेरा 20,000 रुपये का हो जाएगा।
कैश जा नहीं रहा तो आर के फर्नीचर का नाम आ जाएगा, आर के फर्नीचर हाउस, आर के फर्नीचर हाउस। और ये मेरा बनेगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। इसको भी हम सन्ड्री क्रेडिटर में नहीं डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में डालने का मतलब मेरा मटेरियल, पर मटेरियल तो है नहीं। अरे ये आर के फर्नीचर से मैंने मटेरियल थोड़ी खरीदा है, तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर नहीं बनेगा, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा। और एड्रेस आप डाल सकते हैं, अभी मैं फिलहाल फरीदाबाद ही एड्रेस डाल लेता हूं, क्योंकि जीएसटी पे फर्क पड़ेगा इस चीज का। जीएसटी को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, जीएसटी का हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। एंटर करा करके एक्सेप्ट करा लीजिए, 10,000 रुपये आ गया। और यहाँ पर नरेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम आर के फर्नीचर हाउस, और एंटर करा दीजिए। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर 10% पर एनम। मेरे पास टोटल फर्नीचर अब 20,000 रुपए का है, टोटल फर्नीचर मेरे पास 20,000 रुपए का है। अभी मैं डेट या टाइम को कंसीडर नहीं कर रहा कि कब मैंने खरीदा था, तो उतने ही दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा जितने दिन यूज करा है। अभी मैं मान के चल रहा हूं मैंने पूरे साल यूज करा है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो 20,000 रुपए फर्नीचर है, उसका 10% हो जाता है 2,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन हम किसी को पे थोड़ी करते हैं, नॉन कैश आइटम है, लेकिन मेरा खर्चा तो है, लॉस तो है, लॉस है, लेकिन हम किसी को पे नहीं करते। मेरी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हम यूज करते हैं अपनी फिक्स एसेट को, तो यूज की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। ओके, तो डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, लेकिन हम पे नहीं कर रहे किसी को भी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कैश में होती, पे करते, तो हम लिख देते इसको कहां पर, हम लिख देते पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर है नहीं, कॉन्ट्रा वाउचर है नहीं, रिसीप्ट वाउचर नहीं है, परचेज सेल नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, तो कहां एंट्री हो जाएगी, जनरल वाउचर में। तो डेप्रिसिएशन को मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का हम लेजर बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं, एंटर कराते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ जी, दोबारा से चेक करते हैं। फर्नीचर मेरा कितने का था, फर्नीचर था मेरा 20,000 का है, और 10% के हिसाब से मुझे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 2,000 रुपीज। क्रेडिट हो जाएगा मेरा फर्नीचर, फर्नीचर ले लेते हैं। तो देखिए, चेक कीजिए फर्नीचर की बैलेंस अब मेरा कितना आ रहा है, 18,000, क्योंकि 20,000 का था, 2,000 रुपये वैल्यू घट गई, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर, तो अब मेरा फर्नीचर 18,000 रुपये का रह गया। नरेशन करना चाहे लिख सकते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। एंटर करा करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया, एक्रू तो हो गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं है। अगर मिल जाता तो रिसिप्ट में एंट्री कर देते, क्योंकि कैश आता या बैंक से पैसा मिलता, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर देते। लेकिन अभी हमें मिल नहीं रहा, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं होगी, पेमेंट वाउचर में भी नहीं होगी, कॉन्ट्रा में भी नहीं होगी, परचेज सेल तो है ही नहीं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं है, तो कहां एंट्री होगी, जनरल वाउचर में। एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, आप देखिए इंटरेस्ट एक्रू कर लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम तो है लेकिन मिला नहीं है, तो आप एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप जनरल एंट्री में आ जाइए, यहां पर ऑल्ट सी से क्रिएट कीजिए एक्रूड इंटरेस्ट का एक लेजर बना लीजिए, और ये आपका जाएगा करंट असेट में, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपको मिल जाएगा, तो ये करंट असेट है आपकी, मिलेगा फ्यूचर में, आपका अधिकार है, मिलेगा, असेट है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म असेट है, करंट असेट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपको मिल ही जाएगा। तो करंट असेट में डाल लेते हैं इसको, एंटर करा करके इसको सेव कर लीजिए। अमाउंट डालिए, अमाउंट था हमारा 900 रुपीज, क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आपने लेजर बना रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड अभी नहीं हो रहा है, तो ऑल्ट सी से मैं इंटरेस्ट का सेपरेट एक लेजर बना देता हूँ, इंटरेस्ट, ठीक है जी। और ये जाएगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं इसको, एंटर कराते हुए सेव कर लिया। नरेशन करना चाहें, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड
क्लियर, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, और इसको एक्सेप्ट कराते हुए सेव कर लीजिए। सारी एंट्रीज एक बार फिर से देखिए, चेक करिए। सैलरी ड्यू हो चुकी थी, हमने कर दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया लेकिन करना है। फर्नीचर खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करा फर्नीचर पर, और इंटरेस्ट एक्रू किया लेकिन मिला नहीं है। सारी एंट्रीज हो गई हैं। एक बार इफेक्ट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पर आते हैं। डिटेल्ड बैलेंस शीट के लिए आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर फर्नीचर कितना आ रहा है, 18,000। कैसे आ रहा है फर्नीचर 18,000? 20,000 आपका पास बैलेंस था लेकिन 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है जी, 10,000 आपने कैश में खरीदा था, 10,000 आपने आरके फर्नीचर हाउस से खरीदा था, 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया। और सन्ड्री डेटर्स आप चेक कीजिए, पारस हमने पहले बेचा था ना इसको, तो आ रहा बैलेंस। आप एक चीज यहां पर नोट करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 900 का दिखा रहा है कि आपको मिलेगा, करंट एसेट है आपकी, तो आ रहा है सही, बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है, सही है। करंट लायबिलिटीज में देखिए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000 रुपए आपको पे करना है ना, करंट लायबिलिटी है आपकी, पे करना पड़ेगा। और आरके फर्नीचर हाउस को भी पे करना है आपको 10,000 रुपए, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा था। सैलरी भी पे करनी है आपको 15,000 रुपए। क्यों पे करनी है? क्योंकि अप्रैल में आपके यहाँ पर ऑफिस के लोगों ने काम करा था और आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट आपको समझ में आ गई होगी। यहां से आपको समझ में आ गया कि जनरल वाउचर में हम एंट्री कैसे करते हैं। तो यहां पर हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स में कॉन्ट्रा हो चुका है, रिसीट पेमेंट हो चुका है, परचेज सेल वाउचर हो चुका है, और जनरल वाउचर हो गया है। एक बार से फिर से चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं, ये कब दिए जाते हैं, कब इशू करते हैं, कौन डेबिट नोट इशू करेगा, कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर मेरे पास डेबिट नोट आएगा तो मुझे कौन से वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी टैली में, और अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूं, मेरे पास क्रेडिट नोट आता है, तो मैं कौन से वाउचर में एंट्री करूंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या मतलब होता है, उस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेल्स और परचेज के बारे में। मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया मिस्टर वाई से, मैंने गुड्स परचेज किया। परचेज करने के बाद मेरे पास जो मटेरियल आया, उसमें से कुछ गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था। कुछ गुड्स क्या था? डिफेक्टिव था। अब कुछ गुड्स डिफेक्टिव था तो क्या मैं उसे अपने पास रखूंगा? मैं नहीं रखूंगा अपने पास। मैं उस मटेरियल को वापस कर देता हूं मिस्टर वाई को। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, मिस्टर वाई ने मुझे एक इनवॉइस दे दिया, मान लीजिए सपोज 50,000 रुपीज का। जो मैंने पहले सामान खरीदा था वो 50,000 का था। अब मैंने डिफेक्टिव मटेरियल उसको वापस कर दिया, तो क्या मेरा ये जो इनवॉइस का प्राइस है ये कम नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कम होगा। अब मैं मिस्टर वाई को 50,000 रुपए थोड़ी पे करूंगा, मैं तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस पे करूंगा, जो मेरा डिफेक्टिव गुड्स था वो माइनस करने के बाद। तो वो जो मुझे माइनस कराना है, मैं क्या करूंगा? मैं उसको क्या ये नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने अपनी बुक्स में आपका बैलेंस कम कर दिया है क्योंकि आपने डिफेक्टिव गुड्स भेजा था, मैंने मटेरियल आपको वापस कर दिया, तो मैंने अपनी बुक्स में आपका बैलेंस कम कर दिया। आप भी, यानी मिस्टर वाई, आप भी अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस जो है वो कम कर दीजिए, इसको एडजस्ट कीजिए। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार इनवॉइस जनरेट हो गया तो आप उस इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते, आपको उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो कहां पर डेबिट नोट दिया जाएगा और कहां पर क्रेडिट नोट दिया जाएगा? बहुत ही सिंपल है। अगर परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न क्या होता है? सर हमने गुड्स परचेज किया और हमें पसंद नहीं आया, या फिर हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, या फिर डिफेक्टिव गुड्स था, तो उसको हम वापस कर देते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी परचेज किया हुआ सामान अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो जब भी परचेज रिटर्न होगी
तो परचेज रिटर्न के टाइम पे आपको याद रखना है, आपको क्या देना पड़ेगा, डेबिट नोट देना पड़ेगा। किसको, उस पार्टी को जिसको आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो डेबिट नोट के टाइम आप, परचेज रिटर्न के टाइम आप डेबिट नोट इशू करेंगे। और अगर सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न कहने का मतलब आपने गुड्स बेचा है और वो गुड्स वापस आ गया, रिटर्न हो गया, सामने वाली पार्टी ने आपको गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न कहलाएगी और उस समय पे आप उस पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करेंगे, सामने वाली पार्टी को। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। तो डेबिट नोट कब देंगे, जब परचेज रिटर्न होगा, और क्रेडिट नोट कब देंगे, सेल्स रिटर्न होगा। समझ में आ गया। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों दिए जाते हैं, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, आपने गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड टू, आपने बेचा है मिस्टर संदीप को, मिस्टर संदीप को गुड्स बेचा है, और वो गुड्स जो बेचा है आपने बेचा है 60,000 रुपीज का। ठीक है जी। तो आप एंट्री करेंगे क्या, आप एंट्री करेंगे संदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे आप, संदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। तो आपकी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है संदीप का, वो क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस, यानी कि आपको संदीप से पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, 60,000 रुपए, यही तो बैलेंस आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। तो अब अगली ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन ये है, संदीप रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का सामान संदीप ने वापस कर दिया। तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री कहेंगे सर सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगी, सेल्स रिटर्न ये ना, सेल किया हुआ माल वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री करेंगे, टू संदीप 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। बात समझे कि नहीं? आप कहेंगे सर संदीप का बैलेंस जो है हमें कम करना है, किस वजह से कम करना है, क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न हो गई है हमारी 5,000 रुपए की। हमने सामान तो बेचा था, लेकिन सामान बेचने के बाद 5,000 रुपए का सामान ऐसा है जो उसे पसंद नहीं आया और उसने हमें वापस कर दिया। तो अब एक बात बताइए, संदीप यहां पर देखिए ध्यान से, संदीप यहां पर क्या था सर, आप कहेंगे संदीप डेबिट था, लेकिन यहां पर आप संदीप को क्या कर रहे हैं, आप कहें सर संदीप को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्या इसको आप क्रेडिट नोट नहीं दोगे कि हम आपके बैलेंस को क्रेडिट कर रहे हैं और इस बात का हम आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप इसका बैलेंस कम कर रहे हैं, तो इसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। आप इशू करेंगे, हु विल इशू द क्रेडिट नोट, आप इशू करेंगे। सेल्स रिटर्न आपकी हुई है ना, आपने सेल करी थी, वापस आ गया आपके पास, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे किसको, संदीप को। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो क्यों क्रेडिट नोट दिया जा रहा है, क्योंकि संदीप को आपको क्रेडिट करना है, इसका बैलेंस को क्रेडिट करना है, तो इसको क्रेडिट नोट दिया जाएगा, इसका बैलेंस कम करना है आपको, क्योंकि संदीप की बुक्स में 60,000 रुपए बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि आप अब देखिए ना, संदीप ने खरीदा था सामान 60,000 का, तो संदीप क्या कहेगा भाई 60,000 रुपए, क्या वो ये कहेगा, वो कहेगा अरे भैया 5,000 का तो सामान मैंने वापस कर दिया था, तो उसका बैलेंस तो कम करो। तो वो हमें डेबिट नोट देगा और मैं क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा, और अगर हम क्रेडिट नोट देंगे तो वो डेबिट नोट में एंट्री करेगा। बात समझ में आ गई? ये उल्टा है, समझ में आ गया? तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, डेबिट नोट कब दिया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, क्रेडिट नोट कब दिया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। ये तो था सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का केस। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कई अदर केसेस में भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपने इनवॉइस की वैल्यू गलत लिख दी, आपने इनवॉइस की जो वैल्यू है वो कम लगाई, तो आपको ज्यादा वैल्यू करने के लिए भी आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपने इनवॉइस की वैल्यू जो है वो ज्यादा लगा दी तो भी आपको बैलेंस कम करना पड़ता है। एक केस और होता है जहां डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेते हैं। हमने किसी को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे 10,000 क्वांटिटी खरीदेंगे, 10,000 यूनिट्स खरीदेंगे एक साथ में,
तब हम जा करके आपको क्या देंगे, हम आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, 2000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमने कहा कि अगर 10,000 खरीदा, अब ये 10,000 खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना, तो हमने कहा कि भाई आप जितना भी खरीद रहे हैं इनवॉइस हमने जनरेट कर दिया उसका 10,000 से। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई जो भी रेट होगा, हमने इनवॉइस जनरेट कर दिया। अब अगर उसने 10,000 ही एक्चुअल में खरीदे तब हम उसको 2,000 का डिस्काउंट देंगे। यानी 2,000 का डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है, हम उसे 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसलिए हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहां दिए जाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट दिया जाता है और परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और इसकी एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इसकी टैली में एंट्री होगी। जैसा कि आप टैली में देख पा रहे होंगे, आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। गेटवे ऑफ टैली में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। तो अकाउंट्स इन्फो में आप अकाउंटिंग लेजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कोई लेजर नहीं होता है, इसका वाउचर होता है। क्या होता है? वाउचर होता है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वाउचर ऑन करने के लिए आपको पहले तो एक फंक्शन को अनेबल करना पड़ेगा और फंक्शन को अनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पर ही रहे और F11 की जो है आपके कीबोर्ड में F11 उसको प्रेस कीजिए। आपके यहां पर कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स आप ऑन करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स एंटर करेंगे और इनवॉइसिंग में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? इनवॉइसिंग में, इस वाले पार्ट पे देखिए इनवॉइसिंग लिखा हुआ है ना, यहां पर आएंगे। एंटर करते हुए आप इनवॉइसिंग पे आ जाएंगे और आपको यहां दिखाई देगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स किसके अंडर दिखाई देगा? ये इनवॉइसिंग के अंडर। अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे, इनवॉइसिंग में आएंगे और यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको आप यस कर लेंगे और जो नीचे वाले दो हैं इनवॉइस मोड में इनको भी यस कर लेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। इन तीनों को ऑप्शन को यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, इसको डायरेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने ऑन कर लिए हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं, यानी पहले सेल परचेज की एंट्री कर लेते हैं फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं परचेज की एंट्री कर लेता हूं, F9 प्रेस करेंगे और हमारे पास परचेज वाउचर आ जाएगा। परचेज वाउचर में आने के बाद आपको पूछता है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। परचेज और सेल की एंट्री आपको आती ही है, आपने सीखी है परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे हम पास करते हैं। दोबारा से हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, मान लीजिए 00012। ठीक है जी, और डेट आ जाएगा। पार्टी का अकाउंट नेम हम क्रिएट कर लेते हैं, सपोज दीपक के नाम से हम दीपक से हम गुड्स खरीद रहे हैं। दीपक से गुड्स खरीदेंगे तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा दीपक, सन्ड्री क्रेडिटर आपका बन जाएगा। ये तो पता होगा, दीपक जो है आपका उधार आप खरीद रहे हैं, दीपक क्रेडिटर बनेगा। एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। ठीक है जी। परचेज लेजर में क्या आएगा? परचेज ही आएगा। अभी जीएसटी को मैं इग्नोर कर रहा हूं तो इसलिए कुछ भी नहीं ले रहे। आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने खरीदे हैं वीवो के मैंने फोन खरीदे हैं। वीवो का मैंने खरीद लिया मान लीजिए Y12, वीवो Y12 भी मैंने फोन खरीदा है और इसको प्राइमरी रहने देते हैं। पीसीज में डाल लेते हैं, ये आपको क्रिएट करना आता होगा। आप एंटर करते हुए इसे सेव कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कितने खरीदे? मैंने खरीदे 20 पीस। एक जो था वो था 12,500 रुपए का, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्रिएट कर लेते हैं, एक मैंने ओप्पो का बना ही रखा था, ओप्पो F15, वो भी खरीद लेते हैं। 15 पीस खरीद लेते हैं, 20,000 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। एंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। नरेशन आप करना चाहें तो नरेशन कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज, और एंटर करते हुए इसको सेव कर लीजिए। एक अब हम सेल की एंट्री कर लेते हैं, सेल की एंट्री कर लेते हैं। F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं 2321। पार्टी का नाम डाल लेते हैं, सपोज हम डाल लेते हैं कमल को हम गुड सेल कर रहे हैं। कमल हमारा सन्ड्री डेटर बनेगा, तो सन्ड्री डेटर्स में इसको डाल लीजिए।
ये तो आपको क्लियर होगा ही कि कौन सन्ड्री क्रेडिटर कौन सन्ड्री डेटर्स। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और सेल्स में सेल्स लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं कमल को, मैं वीवो का फोन बेच रहा हूँ, एक तो वीवो के हम बेच देते हैं इसको 8 फोन बेच रहे हैं। रेट क्या लगाएं इसको, हमने 12,500 में खरीदा था तो हम बेच देते हैं 13,000 रुपये, 500 रुपये का एक फोन पे प्रॉफिट हो गया हमें। और क्या, ओप्पो का भी फोन बेच देते हैं, चलो ओप्पो के भी बेच देते हैं हम 10 पीस। और किस रेट से बेचे, 21,500 के हिसाब से बेचे नहीं, हम बेच देते हैं इसको 22,000 के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने इसको बेचे हैं, सेल करे हैं। एंटर करते हुए इसको आप सेव कर सकते हैं, नरेशन डाल लीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड और एंटर कीजिए। अब क्या हुआ, ये जो कमल भाई साहब थे इसने ना मुझे गुड्स वापस कर दिया। क्या वापस करा, ओप्पो के 3 फोन थे जो कि प्रॉपरली वर्किंग नहीं थे और इसने मुझे वापस कर दिए। तो 3 फोन वापस कर दिए और अब 3 फोन वापस आ गए, तो ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? आप कहेंगे सर ये सेल्स रिटर्न है क्योंकि आपने सेल करी थी और वो माल वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न के टाइम आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। एक बार फिर से देखिए, सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। चेक कीजिए, सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। ठीक है जी, ये रहा, समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो चलिए क्रेडिट नोट में चलते हैं और क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F8। दोबारा से बता रहा हूं, क्रेडिट नोट में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F8। सेल्स में जाने के लिए F8 प्रेस करते हैं, तो सेल्स के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करते हैं सेल्स रिटर्न के टाइम, तो वहां पर हमें कंट्रोल F8 प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके यहां पर क्या ओपन हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया? F8 प्रेस कीजिए, क्रेडिट नोट आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपसे पूछता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, यानी किस बिल के अगेंस्ट में आप ये जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो हमें बिल का नंबर याद रखना चाहिए था, बाय मिस्टेक हम याद नहीं रख पाए हैं, तो पेज अप करके एक बार चेक कर लीजिए। पेज अप आपके कीबोर्ड में की होगी, वहां से आप चेक कर लीजिए आपने पहली एंट्री क्या करी थी। आपने एंट्री करी थी सेल्स में और रेफरेंस नंबर था 2321। ठीक है जी, 2321। तो 2321 हमारा जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है। आप फंक्शन की प्रेस कीजिए और F8 कंट्रोल F8 पर आ जाइए, क्रेडिट नोट आ जाएगा। 2321 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। कमल, हाँ जी कमल। यहां पर आपको सेल्स का लेजर नहीं लेना, आप ऑल्ट C करेंगे और इसको सेल्स रिटर्न डालेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, और अंडर डालेंगे सेल्स। क्लियर? और इसका एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। सेल्स रिटर्न डालेंगे और सेल्स के अंडर डालेंगे सेल्स रिटर्न। वीवो का इसने कोई भी फोन मुझे वापस नहीं करा, वीवो का कोई भी फोन इसने मुझे वापस नहीं करा, मुझे सिर्फ ओप्पो का फोन इसने वापस करे थे, वो भी 3। ठीक है जी, तो यहां पर हम ओप्पो ले लेते हैं, ओप्पो, और इसने 3 पीस वापस करे थे। ठीक है, और इसने कोई भी मुझे ओप्पो का ये हो गया, और इसको ले लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। तो 3 पीस वापस करे थे इसने मुझे ओप्पो के। ठीक है जी, और यहां पर नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन बहुत ध्यान से लिखना, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बैक बाय कमल ड्यू टू डिफेक्टिवनेस। ठीक है जी, ये हमने रीजन लिख लिया, क्यों इसने गुड्स वापस कराया कमल ने, क्योंकि ये डिफेक्टिव था, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। समझ में आया है नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आया। अच्छा सर, अगर मुझे टैली से ही डेबिट नोट मुझे या क्रेडिट नोट मुझे प्रिंट भी चाहिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रिंट चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो पेज अप करके आप जर्नल एंट्री पर आ जाइए, जहां आपने एंट्री करी है, ये एंट्री करिए। यहां से आप ऑल्ट E प्रेस कीजिए, एक्सपोर्ट करना है, और इसको नो कर लीजिए, इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। PDF में चाहिए मुझे, कहाँ सेव होगा? वहीं जहां हम सेव करेंगे प्रोग्राम फाइल्स में, और इसको मैं सेव कर लेता हूं क्रेडिट
नोट के नाम से और एंटर करते हुए इसको यस कर लेते हैं। एक बार से चेक करते हैं क्या ये मेरा बिल बना है या नहीं बना है। तो मैं चलता हूं अपने सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, और आते हैं टैली में, टैली ERP9। देन आप देखिए क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट मेरा बन चुका है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से शो होगा क्रेडिट नोट। हाँ जी, देखिए क्रेडिट नोट आ रहा है ना। आप किसको दे रहे हैं क्रेडिट नोट? पार्टी कौन है? कमल को दे रहे हैं। और बायर का रेफरेंस नंबर ये था, उसके अगेंस्ट में ही हम दे रहे हैं क्रेडिट नोट। क्यों दे रहे हैं? देखिए ओप्पो का इसने फ़ोन जो है 3 पीस वापस कर दिए थे मुझे, इस वजह से इसको हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। एज इट इज आपको डेबिट नोट की भी एंट्री करनी है। यानी जब आप परचेज रिटर्न की बात करें, डेबिट नोट कब देंगे? ध्यान से देखिए, डेबिट नोट कब देंगे? जब परचेज रिटर्न होगा तब डेबिट नोट देंगे। अगर परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट देंगे। सेम टू सेम एंट्री होगी, जैसे अभी क्रेडिट नोट की करी है वैसे ही डेबिट नोट की भी एंट्री करनी